सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम हमारे नजफगढ़ वार्ड के पार्षद अमित खड़खड़ी जी के साथ लाइव, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कनेक्ट हो जाएं पहले, और उसके बाद हम कुछ थोड़ी सी चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि नजफगढ़ के मुख्य मुद्दों पर कोई पद अधिकारी जो जनप्रतिनिधि है वो बात करने के लिए जल्दी से खुश नहीं होता। इसमें चाहिए हम मंत्री जी को लें या कोई भी पार्षद ले, हम काफी दिन से इनसे संपर्क में हैं, इनसे मैं बहुत सारे कार्य कहता हूं तो वो विद इन 24 आवर्स सोल्ड हो जाते हैं। और मैं अब अमित जी से कहूंगा कि अमित जी, सबसे पहला मुद्दे, और मैं तीखे सवाल करूंगा, किसी को ये लगे कि भाई पेड़ है या कुछ ऐसा है, इसीलिए मेरा लाइव है। और आप सब जानते हैं कि भाई हम तीखे सवाल करने के लिए ही जाने जाते हैं, लिखित में भी और बोलने में भी। अमित जी, जो सबसे पहले मेरा मुद्दा है सुरखपुर रोड वाला, मैं पहली बात इसी पे आऊंगा, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें अलग से ही धक्का मारते हुए मंत्री जी दिखाई दिए। वो मेरे को बिल्कुल गलत लगा। वो जब मेयर और मंत्री आपके आगे थे तो आपको पीछे धकाने की जरूरत क्या थी उनको? देखिए, सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने अपनी बात रखने का अवसर मुझे दिया। दूसरा, मेरा एक निवेदन है कि आप प्रश्न जो भी पूछें, लेकिन मेरी बात को बीच में मत काटिएगा, मुझे बात पूरी करने का अवसर दीजिएगा। देखिए, सुरखपुर रोड पे जो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, और मैं लगातार मंत्री जी से मिलने की बात करने की कोशिश कर रहा था, समय लेने की प्रयास किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उनके ऑफिस से समय लिया, उनके ऑफिस से समय लेकर 1.5 घंटा उनके ऑफिस में बैठ के आया, लेकिन मिला तो खाली झुंझुना, कोई आश्वासन या कोई सहयोग। देखिए, वो भी जनप्रतिनिधि, मैं भी जनप्रतिनिधि, दोनों मिलकर काम करेंगे तो नजफगढ़ के लिए बेहतर हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन मंत्री जी की रुचि उसमें नहीं है। सुरखपुर रोड पे जो हुआ, मुझे जानकारी सुबह सुबह आई कि मेयर साहिबा का दौरा है, तो एमसीडी का प्रोटोकॉल होता है कि मेयर जब आएंगी तो स्थानीय पार्षद को सूचना देंगी, तो उन्होंने मुझे कोई सूचना नहीं दी। लेकिन फिर भी नजफगढ़ बहुत से इश्यूज पे मुझे काम करना चाह रहा था, तो मैंने जो मेयर महोदय है उनसे मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, और वहां मंत्री जी भी थे, मुझे जानकारी थी, तो इसलिए मैं गया और अपनी बात। लेकिन वहां देखा तो ड्रामा कुछ और चल रहा था कि सारी चीजें एमसीडी पे ढाल दो, जबकि वो नाला फ्लड कंट्रोल विभाग का है, और मेयर भी बिल्कुल रटी रटाई स्क्रिप्ट एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है, आप जीते आम आदमी पार्टी से, मेयर आम आदमी पार्टी से बने हो, लेकिन मेयर का पद संवैधानिक पद होता है, जैसे राष्ट्रपति जी का होता है। वो किसी पार्टी के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति बायस नहीं हो सकता। तो मैं गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मंत्री जी ने खुद मुझे धक्का दिया पीछे धकेलने के लिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि मेन मुद्दा है कि वो रोड और सड़क और नाला दोनों चीजें हैं। अगर एमसीडी के अधीन आती है तो भी, और पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है तो भी, मेयर तो आम आदमी पार्टी सरकार का है, और विधायक भी, और विधायक होते हुए मंत्री भी है। आखिर आपसे पहले भी तो पार्षद थे, उनके बाद भी अब आप बने हो, तो ये लगातार यही समस्या क्यों चलती आ रही है उस रोड के लिए? देखिए सर, वाटर लॉगिंग जो है वो नजफगढ़ बहुत पुरानी समस्या है। मुझसे पहले जो पार्षद थे गोपाल नगर से, उनके समय में भी थी। एक वीडियो बल्कि अभी वायरल भी हो रहा है, क्योंकि मुझे किसी ने टैग किया उस वीडियो में। सुरखपुर रोड की 2018 की वीडियो है, उसमें पुरानी जो पार्षद है वो कह रही है जी एमएलए के अंडर है, एमएलए नहीं करा रहे हैं। लेकिन आज जैसी वो आम आदमी पार्टी में गई तो उनकी भाषा बदल गई। देखिए, मुद्दा झगड़ा यहाँ केवल इतना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एमएलए साहब करा नहीं रहे, उनके अंडर है, आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। लोगों, यदि मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे गालियां देंगे, मैं सुनने को तैयार हूं। मैं करना चाहता हूं उस काम को, उस समस्या उसको सुलझाना चाहता हूं। मैं आपके सामने कुछ दस्तावेज रखना चाह रहा हूं। उससे पहले 2-3 बातें रखना चाह रहा हूं। पहली बात, जो सुरखपुर रोड का नाला है उस पे 1.5 साल से INDFC का पंप लगा हुआ है, फ्लड कंट्रोल विभाग का, जो दिल्ली सरकार का विभाग है। मैं पूछ रहा हूं, यदि नाला उनके अंडर नहीं है तो 1.5 साल से पंप और उस पे व्यक्ति डिप्यूट कैसे है? उस पंप का तेल कहां से, किस मद से आ रहा है? उस व्यक्ति की सैलरी जो फ्लड कंट्रोल विभाग को उस नाले पे तैनात है
उसकी सैलरी कहां से दिखा रहे हैं कि हमारा कर्मचारी कहां डिप्यूट है। तो यदि नाला फ्लड का नहीं है तो तुरंत स्तर पे उनको फ्लड को हटा लेना चाहिए। पंप 1.5 साल से क्यों लगा रखा है? लाखों रुपए का तेल फूक रहे हैं, क्यों फूक रहे हैं? अपने कर्मचारी को तनख्वाह दे रहे हैं, उस पे नाले पे डिप्यूट करके क्यों दे रहे हैं? दूसरी चीज, मैं आपको वो गगन गौड़ की पत्र की जो बात कर रहा हूं बार बार, आईएनडएफसी के फ्लड कंट्रोल विभाग के एक्शन है दिल्ली सरकार के, वो लिखते हैं दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी भी दिल्ली सरकार का विभाग है, वो लिखते हैं कि आपका पीडब्ल्यूडी का नाला चौक है मेन झड़ौदा रोड का, उसकी वजह से हमारा सुरखपुर रोड का नाला बंद पड़ा है, उसमें पानी की निकासी नहीं हो रही और साइड वाली कॉलोनी की गलियों में पानी भर जा रहा है, पानी की निकासी नहीं हो रही। यदि फ्लड कंट्रोल विभाग दिल्ली सरकार के अंडर ये नाला नहीं है तो मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि गगन गौड़ जी ने पीडब्ल्यूडी को पत्र क्यों लिखा? ये पत्र तो एमसीडी को लिखना चाहिए था यदि नाला एमसीडी के अंडर होता तो। आईएनडीएफसी क्यों लिख रहा है? फ्लड कंट्रोल विभाग क्यों लिख रहा है? तीसरी चीज, ये पत्र मुकेश मीणा है, एक्शियन है M1 के, एमसीडी के, उन्होंने पत्र लिखा गगन गौड़ जी को। गगन गौड़ जी को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि नाला आपके अधीन है, आप लोगों ने इसकी रेजिंग की थी, विदाउट एनओसी लिए एमसीडी से की थी और पूरी तरह से डिसिल्टिंग 7 सालों से आप करा रहे हैं, तो यदि एमसीडी को देना चाहते तो हम लोग स्वीकार करने को तैयार हैं, बट हमें हैंडओवर कर दीजिए। हमें हैंडओवर आप कर नहीं रहे हैं और केवल राजनीति करने काम कर रहे हैं। साफ स्पष्ट इस पत्र में लिखा है कि नाला फ्लड कंट्रोल विभाग का है, ये भी मेयर जो है आम आदमी पार्टी की है, मेयर के अधीन ये एक्शन आते हैं, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, फ्लड कंट्रोल विभाग और पीडब्ल्यूडी उनके अंडर आते हैं। कंफ्यूजन कहां है मंत्री जी को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक और मैं प्रमाण आपको देना चाहूंगा, ये आरटीआई है, ये आरटीआई है जो एक पत्रकार है मंजीत जी न्यूज 24 के, उन्होंने लगाई, उसमें स्पष्ट तौर पे आरटीआई में जवाब आता है कि ये नाले का रखरखाव आईएनडीएफसी विभाग के पास है। ये स्पष्ट तौर पे आ रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई का जवाब आ रहा है। अब बात समझिए, आरटीआई ये कह रही है, डिपार्टमेंट्स ये कह रहे हैं। उस दिन माननीय मंत्री जी आए, मेयर साहिबा आई, एक भी अधिकारी ना एमसीडी का, किसी ने ये कहा कि नाला एमसीडी के पास है, फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी सामने नहीं आए, उन पर प्रेशर डाला गया अधिकारियों को मंत्री के ऑफिस में बैठ के। मेयर साहिबा पहले मंत्री जी के ऑफिस गई, मंत्री जी के ऑफिस पे बैठ के प्रेशर डाला गया कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा जनता के बीच में जाके बोलना है। अधिकारियों ने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई झूठी बात हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि सारा रिटर्न में है, लिखित में है, हम लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी उन पर प्रेशर बनाया गया। परिणाम ये हुआ, अधिकारी, जब मैं, माननीय मेयर साहिबा और माननीय मंत्री जी बैठ के चर्चा कर रहे थे तो सारे अधिकारी वहां से कट लिए, वहां से दूर हो गए। उन्होंने कहा ये राजनीतिक विवाद केवल मंत्री जी और मेयर साहिबा द्वारा कराया जा रहा है, हम इस विवाद का, राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मेरे को एक सवाल और करना था, जो सबसे बड़ा सवाल है। अगर मेयर किसी एरिया में जाती हैं तो उनको पार्षदों को तो बुलाना चाहिए, स्थानीय समस्या मेयर को तो नहीं पता होगी। अब मंत्री जी को ज्यादा पता है या मेयर साहिबा को ज्यादा पता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ के वासिंदे अभी तो नहीं है। क्योंकि नजफगढ़ की जनता को सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जनता प्रतिनिधि चुन के भेजती है, लेकिन प्रतिनिधि यहां से 9-2-11 होने में समय नहीं लगाता। ये जनता की सबसे बड़ी समस्या है और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि भाई ये चीज है। देखिए, एमसीडी का प्रोटोकॉल क्या है? 250 पार्षद हैं, कुछ आम आदमी पार्टी, कुछ भाजपा के, कुछ इंडिपेंडेंट, कुछ कांग्रेस के। 250 पार्षदों के सदन से मेयर चुन के आती है जी। और मेयर का प्रोटोकॉल ये होता है, किसी भी क्षेत्र में जाएंगी तो स्थानीय पार्षद को सूचना देगी। मैंने एक वीडियो अभी आपको दिखाई थी 2 मिनट पहले सर, उसमें स्पष्ट मेयर कह रही हैं यदि एमसीडी का ये नाला होता भी, जिसमें जैसे मित्राऊ के नाले की वो बात कर रहे हैं बार बार मंत्री जी, क्योंकि यहां उनका ड्रामा सफल नहीं हो पाएगा मेयर का और उनका, तो मित्राऊ जाके ड्रामा किया उन्होंने कि मित्राऊ में इतनी भारी है व्यवस्था, जबकि 1.5 महीने पहले वहां डिसिल्टिंग हुई है।
मेयर ने स्पष्ट कहा यदि एमसीडी का नाला होता भी तो भी उसकी सफाई पार्षद के कहने पे नहीं होती है, वो हेडक्वार्टर से होती है। वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। मैं अपनी जिम्मेवारी से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मेरे पास डेली कम से कम 150 से 200 व्हाट्सएप समस्याओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए आते हैं। विद इन 2 और 3 आवर्स मैं उन व्हाट्सएप का जवाब देता हूं। मेरा ऐसा प्रयास रहता है और 24 घंटे से 48 घंटे में समस्या का समाधान करवा पाऊं। अधिकतम समस्याओं में यही मेरा प्रयास रहता है कि कोई समस्या आई तो मैं उसमें प्रयास कर पाऊं। अब कुछ जनता के सवाल और कुछ मेरे सवाल है, बिल्कुल, वो तीखे सवाल है। बिल्कुल, जिसमें सबसे पहले नजफगढ़ सब्जी मंडी आती है। जो रोड पे अवैध कब्जा है, फुटपाथों पे अवैध कब्जा है, उसके लिए क्या निवारण है? क्योंकि आप एमसीडी से पार्षद हैं और ऐसा नहीं है कि देखो निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे के जो पार्षद थे उनसे मैं उम्मीद ना ही करूं, क्योंकि मेरी एक कहावत है, मेरी खुद की कहावत है, आदमी पुअर तब होता है जब वो पूर्व हो जाता है, वो पूर्व ही तब होता है जब पुअर हो जाता है, वरना जनता उसको नकारती ही नहीं। अगर नकारती तो नहीं नकारती तो वो कार्य करता, लेकिन यहां किसी ने कार्य ही नहीं किया, इसलिए आपको अब मौका मिला है तो इसका कुछ ना कुछ तो समाधान जनता भी सुनना चाहती है कि भाई कब तक क्या कैसे होगा। देखिए मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सब्जी मंडी अवैध ढंग से लगती है और ऐसा नहीं ये प्रशासन की जानकारी में नहीं है, ये पार्षद की जानकारी में भी है, ये एसडीएम की जानकारी में भी है, ये एमएलए की जानकारी में भी है। और मैं पिछले लगभग 7-8 महीने से लगातार मंडी एसोसिएशन के संपर्क में हूं। मेरा प्रयास ही जल्द से जल्द इसको शिफ्ट करा दिया जाए। कई बार आपने भी मुझ पर आरोप लगाए कि भाई अवैध सब्जी मंडी अमित लगवा रहा है। मैं फिर स्पष्ट रूप से कहना रहा हूं, ये सब्जी मंडी 50-60 साल से लग रही है, मेरे आने के बाद लगनी शुरू नहीं हुई है। लेकिन मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो उनको पूरी तरह उजाड़ दूं, मैं उनको घर बैठा दूं, जो 2-2.5 हजार लोगों का रोजगार परिवार चल रहा है, या तो उनको मैं उजाड़ दूं, या मानवीय दृष्टिकोण से मैं सोचूं। कई लोग मुझे कहते हैं, बोला जी गोबर नालियों में लोग बहा रहे हैं, डेयरियां चल रही हैं। मुझे भी पता है डेयरियां चल रही हैं सब्जी मंडी की तरह, लेकिन कई बार मानवीय दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो कमाई के साधन इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आमतौर पर एमसीडी पे आरोप लगते हैं भाई कमाई के साधन है, इस वजह से इनको डेयरियों को या सब्जी मंडी को शिफ्ट नहीं किया जा रहा, रेडियो को नहीं हटाया जा रहा। लगातार हमारी ड्राइव चलती है, लेकिन कई बार हमें मानवीय दृष्टिकोण सोचना पड़ता है। आज मेरे पास एक व्यक्ति है जिनकी शिकंजी की रेडी लगती है और वो ढासा स्टैंड से एमसीडी ने जब्त की क्योंकि उन्होंने गलत जगह लगा रखी थी। आज लगभग 1-1.25 महीना हो गया उनकी रेडी जब्त है। आज वो पैरों में गिर गए, मेरे रोने लगे। उनकी हालत मतलब देख के मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। वो बोले मेरे कमाई का एकमात्र जरिया है, रोजगार नहीं है, कोई सरकारी नौकरी तो मैं हूं नहीं। बोला जी रेडी मेरी कमाई का एकमात्र जरिया थी। उसको क्या जवाब दूं? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो मेरे पास समस्या लेके आया है कि मेरा परिवार भूखा मरने की नौबत आया है, उस व्यक्ति को मैं क्या जवाब दूं? तो हमें कई बार मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ता है, केवल नियमों का डंडा हम हर जगह नहीं चला सकते। अगला सवाल मेरा आपसे, तबीयत थोड़ी खराब, माफी चाहता हूं। अगला सवाल मेरा आपसे एक और है, जो नजफगढ़ बाजार की हालत है, चाहे वो फुटपाथ वाली हो, चाहे वो पानी निकासी को लेकर हो। देखो हम भी, मेरे को भी तेज चलाते चलाते लमसम 10 साल हो गए हैं और मेरे कार्यकाल में 2 पार्षद पहले जा चुके हैं, तीसरे आप हो, और मैं खुद उस एरिया से एक वोटर हूं। तो मेरा भी एक सवाल है वहीं से कि हम बाजार में जाते हैं अगर बारिश में, तो वहां नाव जैसे चलाने जैसी परिस्थिति होती है। इसका मुख्य जिम्मेदार एमसीडी है या पीडब्ल्यूडी है? क्योंकि जनता को नहीं पता, देखो मेरे को पता है, जनता को नहीं पता कि कौन सा रोड किसके अधीन आता है, कौन से समस्या कहां से सोल्व होगी। देखिए इसका जिम्मेवार कोई डिपार्टमेंट को मैं नहीं ठहराना चाहूंगा, इसका जिम्मेवार यहाँ के रहे नेताओं की इच्छा शक्ति है। मैं बड़ी क्षमा के साथ, सभी मेरे आदरणीय हैं और मैं किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस कई बार होता है कि यहाँ जो नेता रहे
या तो काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी या नॉलेज नहीं थी। मैं जब मेरे फादर साहब विधायक थे ना, तो तब भी लोग मुझ पर आरोप लगाते थे, बोला अमित की चलती है। मतलब आज भी बिल दिल की भड़ास मैं भी निकाल रहा हूं, और बोले जी अमित पूरा इंटरफेयर करता है। मेरा इंटरफेयर क्या था? मेरा इंटरफेयर ये था कि मैंने आईआईटी दिल्ली से संपर्क किया। मैंने आईआईटी दिल्ली से उस समय रिसर्च करवाया कि नजफगढ़ एक कटोरे की शेप में है। ढांसा रोड ऊंचाई पे है, आगे जाके आपका छावला रोड ऊंचाई पे जाके, अपना झड़ोदा रोड ऊंचाई पे है, खैरा रोड ऊंचाई पे आगे जाके। वो सारे पानी को पहले लोग लाते हैं ढांसा स्टैंड पर, जो संप हाउस बना हुआ है, और वहां से पंप करके मुंगेशपुर ड्रेन यानी दिचाऊ नाले में फेंकते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। पिताजी जब 2-4 महीने के लिए एमएलए बने, तब मेरा पहला प्रयास ये था इस पानी का समाधान करा पाऊं, और उसका समाधान आज भी हम लोगों के पास है। लेकिन दिक्कत क्या है कि रोड सब पीडब्ल्यूडी की मेरे पास नहीं है, ड्रेन सारा पीडब्ल्यूडी का उनमें से आता है। कैलाश गहलोत जी को तो आज तक ये नहीं पता, उनके ऑफिस के लेफ्ट में नाला जाके कृष्णा वाटिका के आसपास 13-14 फुट का है गहरा, और उनसे थोड़ा ऑफिस से खैरा मोड़ की तरफ चलेंगे, नाला 7-8 फुट गहरा है। वो 14 फुट से 13 फुट से 7 फुट पे चढ़ा रहे पानी, आज भी चढ़ा रहे हैं, इसीलिए गोपाल नगर डूबा पड़ा है। सुरखपुर रोड के नाले का इन्होंने कहीं जुड़ाव किया ही नहीं, उसकी वाटर लेवलिंग हुई नहीं। एमसीडी ने बनाया था लगभग 10-12 साल पहले, सबसे पहली बार, ठीक है जी। उसके बाद करना क्या चाहिए था, इसका लेवल लेना चाहिए था और नए सिरे से इसको बनाना चाहिए था। ये रोड बनाते गए और नाले पे 4-4 ईंटें रखते गए, सेम कॉलोनियों की गलियों में हो रखा है। रोड 2 से 3 से 4 बार बन चुके हैं, लेकिन नालियां गहरी होती जा रही हैं। इंजीनियर्स को डायरेक्शन ये होती है कि नाली बनाने की जरूरत नहीं, वो रोड के साथ अपने आप बन जाएंगे। तो ये मुख्य कारण है नजफगढ़ में वाटर लॉगिंग होने का, और इसका समाधान 100% है और हमारे पास है। अब जनता का एक और सवाल है, कुछ लोग, इवनली मैं भी ये चीज फेस करता हूँ, एक जो आजकल क्या पहले से ही है, रैंप्स जो ओवर लिमिटेड बाहर आ रहे हैं। एक लिमिटेड तो देखो चलो चलता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन एक ओवर लिमिट से कृपया उनका समाधान कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि है ना गाड़ियां भी नहीं निकल पाती और लड़ाइयां भी होती है। इसके लिए चाहे आप बोलोगे ना तो मैं शिकायत करूंगा। देखिए क्योंकि मैं भी जनता के लिए नहीं, मैं आपकी बात सर मैं समझ गया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं इस बारे में जी। आरडब्ल्यूएस किस लिए होती है? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस जो होती है वो किस लिए होती है? देखिए, किसी नेता के साथ, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, भाजपा किसी पार्टी का, उसके साथ समस्या क्या होती है, उसको व्यक्ति डरता है नाराजगी उठाने से, आमतौर पे ये देखने आता है। और किस किस का रैंप वो तुड़वाए? गली में 60%, 50%, 40% लोगों ने रैंप बढ़ा रखे होते हैं। तो मैं तो इसमें निवेदन ही कर सकता हूं आपके माध्यम से, सर आपके माध्यम से, कि दूसरे की परेशानी को समझे। एक बड़ी दिक्कत और आ रही है रैंप के अलावा भी, कि जिसने नया घर बनाया अपनी नाली रेज कर ली, ठीक है जी, या नीचे रोका लगा दिया, या 30-40 फुट का रैंप बना दिया, सफाई कर्मचारी उसके अंदर से सफाई कैसे करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीडी की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। मैं हर बार अपनी हर पोस्ट में कहता हूं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे वार्ड में लगभग 212 कर्मचारियों की कमी है। मेरे वार्ड में 16 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां वो किसी सरकारी रिकॉर्ड में ही नहीं है, वहां कभी कर्मचारी किसी ने डिप्यूट कराया ही नहीं। पूर्व पार्षदों से मैं पूछना चाह रहा हूं, जनता वीआर एक्सटेंशन, रामा इंक्लेव, कृष्णा इंक्लेव, गीतांजलि, सत्यमपुरम, बहुत सारी कॉलोनियां हैं, झील कॉलोनी, वहां आज भी ऑफिशियली जो मुझे कर्मचारी मिले विरासत में मिले हैं, मैंने बाकी नहीं लगाए हैं, आज भी वहां कर्मचारी कोई डिप्यूट नहीं है। तो यहां के कर्मचारियों काट के उन कॉलोनियों में भेजना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। वो लोगों की वोट बन गई है, लेकिन आज तक भी जो बेसिक सुविधाएं हुई हैं वो नहीं मिल पाई उनको। और कुछ ऐसी भी चर्चाएं उड़ती रहती हैं कि भाई कर्मचारी काम नहीं करते जो लगे हुए हैं, क्योंकि ये मेरी नजरों में भी आता है। देखो मेरे पास मैसेज भी आते हैं, सब कुछ आता है, और लोग समस्या मेरे को भी बोलते हैं।
जहां तक है मेरी 99% कोशिश रहती है कि मैं खुद ही जनप्रतिनिधि से बात कर लूं। तो ऐसे कामचोर कर्मचारियों को मैं कामचोर ही बोलूंगा, देखो मेरे शब्द कड़े होते हैं, निकम्मा बोलूं कामचोर बोलूं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जनता को भी इसके प्रति आश्वस्त मैं कीजिए। इसमें एक आपसे थोड़ा और एक अलग इससे बात करूंगा जी। नो डाउट मेरी नॉलेज में कम से कम 40-50 कर्मचारी ऐसे हैं जो काम चोरी करते हैं, मेरी नजर में भी है। पर स्थिति क्या है, बात समझिए। 2012 के बाद से, बल्कि 8 के बाद से एमसीडी में भर्तियां नहीं हुई हैं। आज हालात ये है, आने वाले साल सवा साल में मेरे पास जितने कर्मचारी बचे हैं उसमें से भी 50% रिटायर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब कोई कर्मचारी 59 साल का है, कोई 58 साल का है, कोई 60वें में लगा हुआ है। अब हालात क्या है कि किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, उनसे काम करवाते, वो 10 मिनट में कहते हैं भाई साहब हालत खराब हो गई है, आज के लिए माफ कर दो। कई तरह की, देखिए स्टैंडिंग कमेटी बन गई होती, जोन बन गया होता, तो मेरे वार्ड में कम से कम 200 सवा 200 कर्मचारियों की भर्ती हो गई होती। तो आज इस समस्या से, इस कमी से जूझना नहीं पड़ता। मैं फिर भी कहता हूँ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, मुझे बताते जाइए। कमियां होंगी, 100% होंगी, मुझमें भी होंगी पार्षद के रूप में, और मेरे क्षेत्र में समस्याएं भी हैं, लेकिन मैं उन समस्याओं को इग्नोर करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आप समस्या बताइए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा जैसे करता आया हूं, और कोशिश करूंगा कि समस्या आपको तुरंत समाधान मिल पाए। कम से कम 24 से 48 घंटे में आपकी समस्या का समाधान हो जाए। एक सवाल या 2 सवाल या 3 सवाल नहीं करूंगा, लेकिन नजफगढ़ एक नाम बदल जाता है, जामगढ़। अभी भाजपा से ही तीसरी बार सांसद बने हमारे यहाँ। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस मामले को आप जनप्रतिनिधि होते हुए माननीय सांसद जी के समक्ष लेके आइए, और कुछ ना कुछ इसका निवारण निकालना बहुत जरूरी है। 2020 का चुनाव मुझे ध्यान आ रहा है, उससे पहले माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी ने एक अधिकारी के साथ बड़ी मीटिंग की, और उसमें कहा नजफगढ़ को फ्लाईओवर दे रहे हैं। ठीक है जी। वो शिगुफा उन्होंने, वो झूठ उन्होंने बोला, और कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी अजीत खरखड़ी जी के हारने का बड़ा कारण रहा वो फ्लाईओवर का मुद्दा, कि मंत्री जी नजफगढ़ को जाम मुक्त करने वाले हैं, जो कभी होना ही नहीं था। केवल एक झूठ था, एक शिगुफा था, जो मंत्री जी ने 2020 के चुनाव से पहले छोड़ा। 2019 में कहां है आज फ्लाईओवर? देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि प्लानिंग, यदि हम उस पर काम कर पाए, अवसर मिला, तो 100% बिना फ्लाईओवर के नजफगढ़ का जाम मुक्त हो सकता है। नजफगढ़, उसमें काफी काम हमारी भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार कर चुकी। यूईआर जो बना है, आप मानते होंगे, उससे काफी राहत नजफगढ़ को मिली है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है। मैं पहले अपने कई भाषणों में कह चुका हूं, लंबे नहीं दोहराऊंगा। वी हैव फुल प्रूफ प्लान कि 100% नजफगढ़ को जाम मुक्त कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। कोई तोड़फोड़ या फ्लाईओवर निकालने की जरूरत नहीं है। बिना किसी फ्लाईओवर के और बिना किसी तोड़फोड़ के नजफगढ़ जाम मुक्त हो सकता है। अब एक समस्या और है हमारे क्षेत्र के लिए, कि हमारे यहाँ के बच्चे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस पढ़ने जाते हैं। आप भी गए होंगे, और मैं आपसे मिला भी हूं, वहां नॉर्थ कैंपस में ही मिला। तब मेरे को भी ऐसा फील होता था कि हम 3-3 घंटे सफर करके वहां जाते हैं। हमारे यहाँ इतना पिछड़ा वर्ग है, और सेंटर के अधीन कुछ यूनिवर्सिटीज देखो आ सकती है, क्योंकि दिल्ली का ऐसा एक नेशनल कैपिटल है, उसके माध्यम से। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि नजफगढ़ के बच्चों के लिए तो देखो जी, सारा निवेदन मुझसे ही कर लो भाई। देखो जी, मेरे आगे आज आप पहले आदमी ऐसे हो जो सामने बैठ के बात करने वाले मिले हो। नहीं, औरों से बात क्यों नहीं करते भाई? औरों से बात करूंगा तो किसी के पास जवाब नहीं मिलेंगे। देखिए क्या है, समस्याओं से भागने में समाधान नहीं हो पाता है। नेता नंबर 1 ऐसा नहीं होता है। समस्याओं से भागने समाधान नहीं होगा, समस्याओं को स्वीकार करने में, सामना करने समाधान होता है। देखिए मैं फिर वही 2014 का जो अजीत खरखड़ी जी का कार्यकाल, उसकी बात करता हूँ। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, या आप
भगनी निवेदिता केयर कॉलेज जाएंगे तो आपको जानकारी आ जाएगी। उस समय हम लोगों ने 164 करोड़ का एक प्रपोजल बनवाया था, जिसमें केयर कॉलेज में, भगनी निवेदिता कॉलेज में हॉस्टल बनने वाला था, और उस कॉलेज को हम 2 शिफ्टों में शुरू करने वाले थे। पहला शिफ्ट हमारी बहन बेटियों कॉलेज में पढ़ती रहेंगी, पहला शिफ्ट बहनों के लिए, जैसे आमतौर पे स्कूल्स होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में बच्चियां, शाम की शिफ्ट में लड़के, और सेकंड शिफ्ट को हम जनरल का शिफ्ट करने वाले थे, बच्चे बच्चियां दोनों पढ़ सकते हैं। लगभग इस क्षेत्र के 2 से 2,500 बच्चे एकोमोडेट हो जाते उसमें, और वो योजना इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी केजरीवाल सरकार आते ही, कैलाश गहलोत के विधायक बनते ही, कि इसकी आवश्यकता नहीं है, मेट्रो बन गई है। मैं नहीं समझ पाया क्यों आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के साधन जितना नजदीक होंगे, शिक्षा की व्यवस्था जितना नजदीक होगी, उतना नजदीक का फायदा लोग उठा पाएंगे, बच्चे उठा पाएंगे और एडमिशन ले पाएंगे। और मैं आज फिर कह रहा हूं, माननीय सांसद कमलजीत शेराव जी बन चुकी, मेरी 2-3 बार उनसे बैठक इस विषय में हो चुकी है। उनका स्पष्ट मानना है, नजफगढ़ के पास जमीन है, नजफगढ़ के पास संसाधन है, इतना बड़ा क्षेत्र है, मेट्रो ढांसा तक जाए और कॉलेज एक मेट्रो नजफगढ़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी का बने। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सर स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये कॉलेज भी बनेगा और ढांसा तक, बॉर्डर तक मेट्रो भी हम लोग पहुंचा के रहेंगे। अब मेरा एक बहुत भयंकर सवाल है आपके तो भाजपा वाली सरकार के लिए, और चाहे कुछ भी कहो। हमारे यहाँ एक 100 करोड़ में हॉस्पिटल बना था, उसमें एमएलसी भी नहीं होती और कुत्ते काटने तक का इंजेक्शन नहीं लगता। ये मेरा सवाल भी है और जनता का भी है। मतलब मुझे क्यों घसीट रहे भाई, मेरे लेवल से ऊपर का मामला है। ये आपके लेवल से ऊपर का है, लेकिन ये भाजपा के कार्य क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि प्रतिनिधि उनके हैं, पीछे भी उनके थे, अभी भी उनके हैं। अगर पीछे नहीं कर पाए, लेकिन अब तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। और जनता के लिए देखो, स्वास्थ्य के मामले में सेवा लेके आना हमारे लिए भी एक तात्पर्य है। मैं एक शब्द बार बार कहता हूं कि हम काम करते तो कमियां हमेशा रहती हैं, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं 3 बार जी कौशल्या जी से मिल के आया हूं, जो यहाँ की अपनी डायरेक्टर हैं शायद, मैडम। और अभी ये हॉस्पिटल जिस गति से चालू होना चाहिए था, अभी कुछ चीजें और उसमें ऐड होने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल कोई शर्म नहीं स्वीकार करने में, यदि कमी हो तो कोई स्वीकार करने में शर्म नहीं है। लेकिन आप इस बात को स्वीकार करेंगे, बनाया गया, जो बरसों से चीजें झगड़ों में पड़ी हुई थी, हमारे पूर्व सांसद ने उसको बनवाया, UER-2 को बनवाया। हाँ, कमियां जरूर है। अब जैसे UER-2 भी आगे तक चालू होना है, इसमें दिचाऊ के पास कट नहीं दिया। मेरी खुद की इच्छा थी इसमें दिचाऊ के पास कोई उतरने का कट होना चाहिए, ताकि दिचाऊ गांव वालों को सुविधा मिल पाए, नहीं उसमें दिया गया है। तो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती, इस हॉस्पिटल में भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन उससे जो हमारे पूर्व सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके परिश्रम को आप कम नहीं आंक सकते। उन्होंने यहां तक एटलीस्ट पहुंचाया है इसको, तो चीजें करेंगे ना उसमें, बिल्कुल उसमें सुधार की गुंजाइश है, स्वीकार कर रहा हूं। और जहां तक पूर्व सांसद जी ने बढ़ाया, अब आगे हमारी जो वर्तमान सांसद है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उनका इंटरेस्ट भी है और वो आगे इसको हर हालत में बढ़ाएंगे। और जहां तक इस लड़ाई को ले जाना पड़े, जिस दरवाजे जाना पड़े, हम लोग जाएंगे। और हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे करवा के लाएंगे, 100% करवा के लाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, मेरी जिम्मेवारी, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और आप कोई मेरे घर कहने नहीं आया था मैं इलेक्शन लड़ो। मैं अपनी स्वेच्छा से इलेक्शन लड़ा, मेरी पार्टी ने मुझे लड़ाया, और मेरी जिम्मेवारी है, जब तक मैं पद पे हूं, अपनी जिम्मेवारी को 100% देकर निभाने की कोशिश करूं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझ में कमियां बहुत सारी होंगी। आपको लगता होगा ये कमी छूट गई, अमित भाई आपसे ये कमी छूट गई, मुझे बताते जाइए। आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपने बनाया है, आप मुझे बताते जाइए कमियां, सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा, अपना जी जान लगाऊंगा। और माफी चाहता हूं मंत्री जी, मैं आप पे व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आपको भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, कोई हमारा जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन यदि नजफगढ़ का कोई मुद्दा आएगा, नजफगढ़ को कोई दिक्कत होगी, वो रोज उठाऊंगा।
आपको बेशक खराब लगे, मुझे 10 बार आपके ऑफिस पे आना पड़े तब भी आऊंगा। और मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूं हाथ जोड़ के, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपस में लड़ने से हमारा काम नहीं होगा। लोग परेशान है नजोड़ के, एक्चुअल में दिक्कत है। सारे रोड बैठ गए, 28 फुटा रोड चले जाइए, मित्राऊ चले जाइए, ढासा चले जाइए, हर जगह रोड बैठ गए हैं। घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है निर्माण कार्यों में। जो भी निर्माण कार्य आपके दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। हम लोग बैठते, आपको चाहिए ये कि चारों पार्षदों को आप बुलाएं, हम लोग चाय पे बैठे और हम लोग आपसे चर्चा करें। मैं फिर आपसे समय मांग रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से मांग रहा हूं, आप प्लीज समय दीजिए ताकि हम लोग बैठ के मुद्दों का समाधान कर पाए। झगड़ा करने से केवल नजौड़ की जनता का नुकसान होगा। मैं आपसे छोटा हूं, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप बुलाएं हमें, मुझे बुलाइए। मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं आपके घर आने को तैयार हूं, आपसे ऑफिस आने को तैयार हूं। मेरे लिए अपने मान सम्मान का कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए महत्व ये है कि नजौड़ के लोगों का काम हो जाए। उसके लिए मुझे जिस दरवाजे पे जाना पड़े, मैं आपके दरवाजे पे भी आने को तैयार हूं। 10 बार बुलाओगे 10 बार आऊंगा। धन्यवाद मंत्री जी। और मैं जी, एक सवाल है गुरमीत सिंह जी का, बताइए। गोपाल नगर में पार्क नहीं है। देखिए अमित भाई जी, गो- सिर्फ आपके लिए है। गोपाल नगर में गुरमीत भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, जो कॉलोनी डेमोलाइज हुई थी, उसमें मैं लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। कुछ चीजें मैंने उसमें करा दी है, हाई मास्ट लाइट करा दी, बेंचेस डलवा दिए हैं, पर अभी भी उसको पूर्ण रूप से पार्क बनना बाकी है। मैं आपको वादा करता हूं इस साल में उसको पूर्ण रूप से डेवलप करके आपको दे दूंगा। ये आपके भाई का आपसे वचन है। इसके अलावा कोई प्रश्न होता आप बता सकते हैं सर। कुछ एक दो कमेंट नहीं, और आए कमेंट हैं। नेगेटिव भी है तो नहीं, आई comment नहीं। एम ऑल नहीं, ओपन। नहीं, उन्होंने कहा है कि प्रश्न अच्छे थे लेकिन उत्तर से हम संतुष्ट नहीं है। बताइए और कुछ जानना चाह रहे हैं। मैं देखिए, आई एम ऑल ईयर्स, मैं सुन रहा हूं। मैं बताइए, आप प्रश्न बताइए, मैं खुलकर जवाब दूंगा। मैं नंबर बता देता हूं मेरा, 9811974817, 9811974817, 9811974817। यदि प्रश्न आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। 25 साल से मेरा यही नंबर है और ये आपके लिए ही है। धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नजफगढ़ की जनता और नजफगढ़ के भाइयों और भाईचारा। आप सभी लगातार हमारे पेज से जुड़े रहें और आगे भी समस्या ऐसे ही उठाते रहेंगे जैसे उठाते आए हैं। अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।